सावित्रीबाई फुले जी की जो प्रेरणा थी, जो उनकी सोच थी, और हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रेरणा और सोच किस रूप से हम साकार करेंगे, इस पर हम सभी लोगों को निश्चित तौर पर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। आज भी इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों को, सावित्रीबाई फुले जी को किस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जाता था, वो प्रताड़ित करने वाले लोग थे कौन, और जो लोग थे वो आज कहां है और किस रूप में है, इस पर एक मंथन करने की आवश्यकता है पूरे जमात को, बहुजन जमात को। हम लोग कहने के लिए कह देते, बहुत सारे लोगों ने, महापुरुषों ने हमारी लड़ाई लड़ी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र का लड़ाई लड़ा तो समाजवादी विचारधारा के लिए, और समाजवादी विचारधारा के दबे कुचले सबसे वंचित समाज को अधिकार और हक दिलाने के लिए, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, जेपी हो, लोहिया हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, या बिहार लेनिन नहीं बल्कि भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू, उन सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी। बहुत सारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी। तो हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानियां दी, उनकी विचारधारा को हम कैसे इस धरती पर सही तरीके से उतार पाएंगे, कैसे हम उनसे लड़ पाएंगे। क्योंकि पहले की लड़ाई एक दूसरा रूप था। पहले की लड़ाई जो थी, उस लड़ाई को, जिनसे हमारी लड़ाई थी, वो समझ चुके कि जिस रूप में हम पहले सताया करते थे या उनके अधिकार का हनन किया करते थे, अब उस रूप में हम उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन तमाम लोगों ने रास्ता बदल दिया। रास्ता क्या बदल दिया? और इन तमाम चीजों पर सही रूप से सरजमी पे उतारने का एक ताकत हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को दिया है। और वो ताकत है, चाहे अडानी अडवाणी का बेटा हो या सबसे निचला पंक्ति में बैठने वाला कोई इंसान हो, वो अधिकार है वोट का अधिकार, वोट का अधिकार। ये अधिकार, ये कैसी अधिकार है आपकी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, हर एक व्यक्ति का अधिकार सम्मान्य है, चाहे कितना बड़ा अमीर घराने का कोई लोग हो या गरीब घराने का लोग, हर एक के वोट का अधिकार है। उस अधिकार को हम लोगों को पहचानना होगा। और जिस तरीके से जो जुल्म करने वाले लोग थे, जो अपना हम लोगों का शासन करने का नजरिया बन रहा है, उसके नजरिए को समझते हुए हमको उसी रूप में उसे जवाब देने की आवश्यकता है। जवाब निश्चित तौर पर शिक्षा जो है, हमारे बच्चे बच्चियां अगर शिक्षित हम लोग हो जाते हैं तो बहुत हद तक हम अंधविश्वास से भी लड़ सकते हैं, और भी जो समाज में त्रुटियां हैं उसे भी हम दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारे आज भी लोग अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आज भी लोग, जो वही लोग हैं जो इस चीज को हम लोगों के ऊपर थोपने का काम करते थे, आज उस चीज को दूसरे रूप में थोप रहे हैं। आप देखते हुए हम लोग भी देखें कि कहां से ट्रक पर बड़ा सा पत्थर लाद करके बड़ा रास्ता को लेते जा रहे हैं। भाई अगर सिर्फ आपको पूजने से ही आपको सब कुछ हासिल हो जाए तो मैं तो समझता हूं कि फिर आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये जरूर कहेंगे, हम लोग इंसान घर में पैदा लिए हैं, सबसे बड़ा चीज होता है वो है कर्म। कर्म ही महान है साथी। और हम देखते हैं भगवान तो हम सभी के कर्तव्य है। कहीं पर कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गई, और उस बीच अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है और उसको उठा करके अगर हॉस्पिटल पहुंचा देता है, उसे मदद करता है, तो वो व्यक्ति जरूर कहता है यार तू तो हमारे भगवान बन के चलेगी। तो कर्म महान है।
कर्म की चिंता फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा। वाह क्या बात है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये समझने की बात है। आज में हमारे अभी साथी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार यहां से 90% का बेटा यहां से सांसद प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच से विस्तृत करने का मौका दिया। ये हमारी ताकत की देन नहीं है, ये ताकत आप सभी 90% के लोगों की एकजुटता और एकता की ताकत की देन है कि आपके बीच में है कुछ आज सबसे उच्च सदन में पहुंचा। ये आपकी एकजुटता की, इसलिए दूर रहिए और समझिए कि किस रूप में हमें हर एक क्षेत्र में आगे आना है। लोकतंत्र में हम कैसे हम अपने आप को स्थापित करें, लोकतंत्र से ही सारा चीज चलता है। आप अगर सत्ता में काबिज है तो निश्चित तौर पर आप अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो उनकी सोच थी, उसे आप निश्चित तौर पर आप सर्जनी पे लागू कर सकते हैं, सर्जनी पे आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप सत्ता से अगर दूर है तो मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं। हमारे राजा राम माननीय सांसद जी बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे थे, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन हम सिर्फ एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को समझे। और ये जो लोग मुट्ठी भर के लोग जो पूरे पर जो शासन चलाना चाहते हैं, उस चीज को समझते हुए उस टाइम में जब जरूरत हो तो किन्हीं की बातों में बताइए और पूरी तरह से 90% के लोग एकजुट होकर के आप अपने हक और अधिकार, आपके हक और अधिकार की और आपके बारे में जो सोचता है उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है, खड़े रहने की जरूरत। हमारे आप लोग जब हमें लोकसभा में भेजा तो हम बहुत तरह की बात लोकसभा में करते रहते हैं, बात आपकी उठाते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? सुनता है और निकाल देता है। हम कहते हैं कि आप गरीबी उन्मूलन की बात करते हो, ये सरकार ये कहती है कि 75 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज देते हैं, मैं मानता हूं, अच्छी बात है। अगर आप फ्री में 5 किलो अनाज दे रहे हो और आप ये भी चिंतित किए हो कि वो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाला परिवार है, इसलिए मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं। जब वो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाला परिवार है, तो जब गरीब है और वो कहीं भी खरीदारी करने के लिए अपने खून पसीने की कमाई के पैसे की अगर 1000-2000 रुपये की भी वो महीना में अगर खरीदारी करता है तो उस पर आप जीएसटी क्यों लेते हो जीएसटी? आप तो कहते हो कि वो गरीब परिवार है जिसे हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अगर वो गरीब परिवार है तो उस गरीब परिवार से जिसे आप 5 किलो फ्री में अनाज दे रहे हो तो उससे जीएसटी देने का अधिकार आपको नहीं है। आप उसको जीएसटी फ्री का कार्ड नहीं देते, वो कहीं भी जाएगा, गरीब परिवार कोई भी सामान खरीदने के लिए तो अपना कार्ड दिखाएगा, ये देखो सरकार हमें जीएसटी फ्री का कार्ड दिया है क्योंकि हम गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं, इसलिए हमारा 5% 18%, इसीलिए 28% जो जीएसटी लगता है वो तो कम से कम छूट मिलेगा। तो आप ये कर दीजिए ना, तो कोई जवाब दे देते हैं इसको। आप समझ लीजिए, हम ज्यादा उदाहरण नहीं देंगे, इसी बात पर हम एक उदाहरण देते हैं। 5 किलो अनाज वो फ्री में दे रहे हैं और कोई भी गरीब परिवार जो है, जो मजदूरी करने वाले हो, जो दिहाड़ी करने वाले हैं, जो 250 रुपया प्रतिदिन, कोई 500 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले जो लोग हैं, अगर महीना में 2000 का भी खरीदारी करते हैं तो जीएसटी के रूप में उनसे 360 रुपया वसूल लिया जाता है और 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है। तो ये किस तरह का गरीबी उन्मूलन की बात है? किस तरह की बात आप करते हैं? ऐसे कई को उदाहरण है, बहुत तरह की चीजें आएंगी। जब चुनाव आएगा, वोट का बारी आएगा तो आपके हक और अधिकार के लिए वो बोलेंगे। लेकिन साथी मैं ये जरूर कहूंगा कि क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक लाभ रखने का काम कर रहे हैं। 90 के पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, क्या स्थिति थी बिहार का? किस तरह का माहौल था?
और कांग्रेस पार्टी के 90 के पहले जो शासन थी उसके कोर वोटर हुआ करते थे, कोर वोटर, ये समझ लीजिएगा। और वो जो 90 के कोर वोटर जो कांग्रेस के साथ थी, आज के दिन में वो कोर वोटर किस पार्टी के साथ है, आप अगर इसको समझ लीजिएगा तो सारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। 90 में लालू की सत्ता में आए, किस तरह का वातावरण था बिहार में, ऊंच नीच छुआछूत शोषण का माहौल था। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि लालू जी के नेतृत्व में जो हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। और उस नारे को लेकर, उस आवाज को लेकर लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। अगर वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई 90 के दशक के बाद नहीं लड़ी जाती तो आज हमें इस तरह का सुंदर बिहार देखने को नहीं मिलता, साथी, देखने को नहीं मिलता, जिसे लोग जंगल राज करते रहते हैं। आज क्या स्थिति है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, रियल रूप में अगर जंगल राज है तो वो आज का दिन है जंगल राज। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, सारे जगह पे भ्रष्टाचार है। कहीं भी जाइए, बिना घूस का कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। कहीं भी चले जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जहां पर अफसरशाही हावी हो जाती है उस जगह पे लोकतंत्र समाप्त हो जाती है, साथी, लोकतंत्र समाप्त हो जाती है, जो काम ये आज राज्य और केंद्र की सरकार कर रही है। इसलिए हमारी आग्रह है इन सभी चीजों से अगर छुटकारा पाना है तो अपने बच्चे को शिक्षा के रास्ते पर भेजें। अगर वो शिक्षा के रास्ते पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर अंधविश्वास से भी दूर रहेंगे और उनके हक और अधिकार के लिए कोई जो लड़ रहा है उसको भी एक अलग मजबूती निश्चित तौर पर मिलेगी। इसलिए हम पूरा धन्यवाद देंगे ऐसी टेक्नीशियन ग्रुप के, अमरपुर के सारे टीम को, और जिन्होंने भी इस आयोजन को लेकर तैयार हैं। और निश्चित तौर पर हम एक घोषणा जरूर करेंगे आज यहां पर प्रति वर्ष आप सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम और क्विज प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। आप हमेशा इस तरह से कराते रहिए। हमारे स्तर से जो भी सहयोग होगा मैं निश्चित तौर पर करूंगा और प्रति वर्ष मैं 11,000 रुपया इस आयोजन के लिए मैं सांसद रहूं। मैं कुशवाहा जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद यार, 11,000 रुपये जिंदाबाद। मैं सांसद यहां से रहूं या न रहूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक 11,000 रुपया प्रति वर्ष सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजन के लिए मैं इस आयोजनकर्ता को यहां पर निश्चित तौर पर मुहैया कराते रहूंगा। ये मेरा वचन है यार। और एक चीज और मैं जरूर कहूंगा, यदि हमारी माननीय मुखिया रेखा देवी जी ने कहा कि एक पुस्तकालय भवन का निर्माण यहां पर होना चाहिए, तो पुस्तकालय भवन के लिए अगर बगल में ही आप बना दें मुखिया जी, तो कुछ प्रतिनिधि है, हम अप्रैल में यहाँ पर पुस्तकालय भवन लिख देंगे, आपको भेज देंगे, यहाँ से एनओसी करा करके आप भेजिए और मई जून से आप इसमें पुस्तकालय भवन में काम लगा दीजिए। निश्चित तौर पर भूखा हम लोग एक दो चीज और हम लोग करने का प्रतिनिधि है, सांसद है लेकिन फंड बड़ी कम होगा। एक विधायक के मिला एक विधानसभा पर 4 करोड़ और एक सांसद के मिला 6 विधानसभा पर 4 करोड़ 90 लाख। वो हिसाब से जोड़ लिया कितना है, 100 विधानसभा। तो फंड तो अलग चीज है, लेकिन विकास आपके लोग अगर, आपके बीच के लोग अगर लोकसभा या विधानसभा में रहते हैं तो बहुत तरह का काम ऐसा ही निकल जाता है भिन्न पैरवियों के। ये सोचता है आदमी कि चलिए भाई इनके सांसद हैं, इनके विधायक हैं, अगर इनका काम जो जेन्युइन है ना करिएगा तो कल के विधायक से फोन करा लेंगे, कल के अपना सांसद से फोन करा लेंगे, कितना काम तो ऐसा निकल जाता है। और बाकी और भी जो काम है उन तमाम चीजों पर हमारी ध्यान है, उसको भी मैं रखने का काम करूंगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर एक प्रखंड में महापुरुषों के नाम पर हम स्मृति भवन बनाने का काम करें। बाबा साहेब भीमराव स्मृति भवन, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन,
अब्दुल कलाम स्मृति भवन, जगदेव प्रसाद स्मृति भवन, ऐसे कई को स्मृति भवन बनाने का काम हम लोग करेंगे। फंड चूंकि कम है और हम लोग चाहते हैं कि हर एक प्रखंड में महापुरुषों के नाम से कम एक स्मृति भवन 15-15 लाख रुपए का हम निश्चित तौर पर निर्माण कराए। बहुत जगह पे स्मृति भवन हम लोग दिए हैं। ओटी में APJ अब्दुल कलाम स्मृति भवन हम लोग का बन रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन मदनपुर में बन रही है। जगदेव प्रसाद स्मृति भवन टेकारी में बन रही है। ऐसे बहुतों यहाँ पर भी औरंगाबाद में भी वीर मोरी भवन स्मृति भवन, भामा शाह स्मृति भवन बन रही है। तो इस तरह से रूप में हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि महापुरुषों के नाम पर अगर हम लोग स्मृति भवन बनाएंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके नाम को देखेंगे तो एक बार जरूर सोचेंगे और उनके बारे में जानने के लिए उनमें इच्छा होगी कि ये महापुरुष जो हम लोगों को थे ये क्या किए थे और किस चीज के लिए इन्हें माना जाता है, इन्हें सम्मान दिया जाता है। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक नई प्रेरणा मिलेगी। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। बाकी पिछली बार हम आए थे इस उस साइड वाला रोड देखने के लिए, जब मिले थे रोड के लिए हम लोग छोटी इंजीनियर को बुला करके उसको बोला है कि आप इसको न्यू हेबिटेशन में इसका सर्वे कराएं, कहीं का सिंचाई का सारी व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हुए हैं। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज जल्दी से बने इसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। ये जो आपका हमारा NH 139 इसका 4 लेन निश्चित तौर पर हो, उसके लिए भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपका बीता से औरंगाबाद जो रेलवे लाइन परियोजना थी वो फाइनल हो चुका है। लगभग 3,742 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होने वाला है। तो ऐसे कई को योजनाएं जिसमें हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं और करेंगे। और जो जिम्मेवारी आपने हमें दी है उसे निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हर संभव प्रयास करूंगा कि आप के सम्मान में किसी प्रकार का कोई ठेस न पहुंचाते हुए अपने काम को अंजाम तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले जी के चरणों में अपना नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।